अक्सर ये सुनने में आता है कि भारतीय संविधान बोरोड है, यानी उधार लिया हुआ है। जी। लेकिन सवाल यह है, क्या बोरो करना हमेशा एक कमजोरी होती है या ये एक समझदारी भी हो सकती है? ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं बुनियादी और दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। हाँ। ये कोई जादुई दस्तावेज तो है नहीं जी। जो एक दिन में आसमान से उतर आया। बिल्कुल नहीं। इससे बनाने वालों ने, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान सभा में कहा था, दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को खंगालने के बाद इसे तैयार किया। राइट। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन संवैधानिक विचारों का अध्ययन किया और फिर उन्हें भारत की जो जमीनी हकीकत थी, हमारी जरूरतें थी, हमारी चुनौतियां थी, उसके हिसाब से ढाला। बिल्कुल। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि संविधान के कौन से हिस्से कहाँ से प्रेरित हैं और सबसे जरूरी बात, क्यों। हाँ, क्यों सबसे जरूरी है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश होगी। अगर पॉलिटी को रट्टा मारकर नहीं बल्कि समझकर पढ़ना है तो इस चर्चा को पूरे ध्यान से सुनना होगा। हाँ। चलिए तो सबसे पहले इसी फाउंडेशनल सवाल पर आते हैं। जब हम संविधान के स्रोत या सोर्सेस की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट समझ लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और यहीं से आप देखिए सारी बहस शुरू होती है। अच्छा। स्रोत का मतलब नकल करना नहीं है, इसका मतलब है प्रेरणा लेना, और ये प्रेरणा कई स्तरों पर ली गई। जैसे पहला स्तर है विचार, आइडियाज। मिसाल के तौर पर हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित एक महान विचार है। दूसरा स्तर है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप या एक स्वतंत्र न्यायपालिका की संस्था। तीसरा स्तर है प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स, जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी या संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। और चौथा स्तर है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, जैसे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं। अच्छा, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 3 चरण हैं। पहला है प्रभाव, इन्फ्लुएंस, जैसे हम पर ब्रिटिश शासन का एक लंबा प्रभाव था तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर उसकी छाप दिखना स्वाभाविक था। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है अनुकूलन, एडेप्टेशन, यानी किसी देश से एक अच्छा विचार लिया लेकिन उसे हूबहू नहीं अपनाया बल्कि भारतीय जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव किए। सही। और तीसरा है नवाचार, इनोवेशन, यानी इन सब प्रभावों और अनुकूलनों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाना जो अपने आप में अनोखा हो और पूरी तरह से भारतीय हो। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, कि संविधान निर्माता किसी भी अच्छे विचार को अपनाने में संकोच नहीं कर रहे थे, चाहे वो कहीं से भी आया हो। सही। उनका लक्ष्य एक अकादमिक दस्तावेज बनाना नहीं था जिसमें हर चीज मौलिक हो। उनका लक्ष्य एक व्यावहारिक, एक काम करने वाला संविधान बनाना था जो भारत की जटिल समस्याओं का समाधान कर सके। वो एक ऐसी मजबूत नाव बना रहे थे जो देश को तूफानों से पार लगा सके, ये चिंता किए बिना कि लकड़ी किस जंगल से आई है। और यहीं पर वो बात आती है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कोई बाहरी देश नहीं था। हाँ, बल्कि हमारा अपना भारतीय अनुभव था। एकदम सही। और इस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, और भारतीय संविधान की नींव पूरी तरह से भारतीय मिट्टी में है। इसकी नींव आप कह सकती हैं 4 मजबूत स्तंभों पर रखी गई थी। पहला, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। हाँ। आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं थी, ये मूल्यों की लड़ाई थी। इसी दौरान हमने सीखा कि हमें नागरिकों को कौन से अधिकार देने हैं, सरकार को कैसी सीमाओं में रखना है। जैसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही मौलिक अधिकारों की मांग कर दी गई थी। तो ये विचार सिर्फ अमेरिका से नहीं आया, इसकी जड़ें हमारी अपनी आजादी की लड़ाई में है। मतलब हमें पता था कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ था औपनिवेशिक शासन का कड़वा अनुभव। हमने 200 साल की गुलामी में देखा था कि जब सरकार पर कोई अंकुश नहीं होता तो वो कितनी निरंकुश हो सकती है। सही बात है। हमें अच्छी तरह पता था कि हमें अपनी सरकार को कौन सी शक्तियां नहीं देनी है। तीसरा स्तंभ था भारत की अद्वितीय विविधता और गहरी सामाजिक असमानता। हमें एक ऐसा संविधान चाहिए था जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरो सके, और साथ ही सदियों से चली आ रही छुआछूत और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का रास्ता भी दिखाए। और चौथा स्तंभ, जो शायद उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था,
वो था एक मजबूत लेकिन लोकतांत्रिक राज्य की जरूरत। देश का बंटवारा हो चुका था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, रियासतें भारत में शामिल होने से हिचक रही थीं। हाँ, बहुत मुश्किल समय था। ऐसे में देश को एक रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत थी, पर साथ ही ये भी सुनिश्चित करना था कि ये मजबूत केंद्र तानाशाही न बन जाए और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। हाँ, तो ये वो भारतीय जमीन थी जिस पर संविधान की इमारत खड़ी होनी थी। तो अब इस नींव पर इमारत का ढांचा खड़ा करने की बारी आई, और कहा जाता है कि संविधान का जो ढांचा है, स्ट्रक्चरल पार्ट, वो काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इसका इतना बड़ा प्रभाव क्यों था? देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत व्यावहारिक कारण था। 1947 में आजादी से पहले हम इसी कानून के तहत शासित हो रहे थे। हाँ, अनुभव था उसका। हमारे नेताओं, प्रशासकों और जजों को इस सिस्टम में काम करने का अनुभव था। ये एक तरह से हमारे लिए एक रेडीमेड प्रशासनिक ढांचा था। उस वक्त हमारे पास शून्य से एक नया प्रशासनिक सिस्टम बनाने का समय नहीं था। इसलिए समय बचाने और शासन में एक निरंतरता बनाए रखने के लिए संविधान का जो प्रशासनिक और ढांचागत हिस्सा है, उसका बड़ा भाग 1935 के एक्ट से लिया गया। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये एक चिंता का विषय नहीं था कि हम आजादी के बाद भी एक औपनिवेशिक कानून का इतना बड़ा हिस्सा अपने संविधान में रख रहे थे? हाँ, क्या इससे हमारी मानसिकता पर असर पड़ने का खतरा नहीं था? ये बहुत ही जायज सवाल है, और संविधान सभा में इस पर बहुत बहस भी हुई थी। आलोचकों ने कहा कि हम नई बोतल में पुरानी शराब भर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब ये है कि हमने 1935 के एक्ट को हूबहू नहीं अपनाया। हमने उसका सिर्फ ढांचा लिया, उसकी आत्मा को पूरी तरह बदल दिया। अच्छा, जैसे 1935 के एक्ट से हमने संघीय योजना ली, फेडरल स्कीम, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। हमने राज्यपाल का कार्यालय लिया, न्यायपालिका का ढांचा लिया, लोक सेवा आयोग लिए और आपातकालीन प्रावधान लिए। हाँ, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा फर्क ये था कि 1935 के एक्ट में अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास थी, जबकि हमारे संविधान में अंतिम शक्ति हम भारत के लोगों के पास है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। हमने गवर्नर को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया, जो एक चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो ढांचा पुराना था, पर उसका नियंत्रण और दिशा पूरी तरह से नई और लोकतांत्रिक थी। तो हमारे पास 1935 के एक्ट से एक प्रशासनिक ढांचा आ गया जो काफी हद तक ब्रिटिश था, लेकिन एक आजाद देश को सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि नागरिकों के लिए अधिकार भी चाहिए थे। बिल्कुल। और इस मामले में शायद अमेरिका का अनुभव हमारे लिए ज्यादा जरूरी था, है ना? बिल्कुल। यहीं से संविधान में विदेशी स्रोतों का महत्व शुरू होता है। हर प्रावधान के पीछे एक समस्या थी, और उस समस्या का सबसे अच्छा समाधान दुनिया में जहां भी मिला, हमने उसे लेने में गुरेज नहीं किया। जैसे समस्या थी नागरिकों को ऐसे अधिकार कैसे दिए जाएं जो सरकार की दया पर निर्भर ना हो, जिन्हें सरकार भी ना छीन सके, और संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कैसे बनाया जाए। राइट। समाधान था मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की एक विस्तृत सूची तैयार करना, और साथ ही न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का एक मजबूत प्रावधान करना। और स्रोत? और इसके लिए प्रेरणा का स्रोत था संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। हाँ। इसी ने हमारे संविधान को वास्तव में सर्वोच्च बनाया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार भी यहीं से प्रेरित है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प संतुलन साधा गया है। हमने सरकार का संसदीय मॉडल ब्रिटेन से लिया, जहाँ संसद को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाँ? लेकिन नागरिकों के अधिकारों की गारंटी हमने अमेरिका से ली, जहाँ संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका उसकी रक्षक है। इन दोनों में तो एक तरह का वैचारिक टकराव है। ये बहुत गहरी बात आपने पकड़ी है, और यही भारतीय संविधान की खूबी है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक संतुलन था। एक तरफ ब्रिटेन की सोच थी कि संसद जो कह दे वही कानून है, वो सर्वोच्च है। दूसरी तरफ अमेरिका की सोच थी कि संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका उसकी रक्षक है। तो हमने क्या किया? हमने बीच का रास्ता चुना। हमारी संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु है, पर इतनी नहीं कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सके या संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दे। अच्छा। और इसी संतुलन को साधने के क्रम में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसी अनोखी चीज को जन्म दिया, जो पूरी तरह से एक भारतीय नवाचार है, इंडियन इनोवेशन है। ये तो किसी और देश में नहीं है। नहीं, ये किसी और देश के संविधान में नहीं मिलता। अब बात करते हैं उन आदर्शों की जो जरूरी तो थे, लेकिन जिन्हें तुरंत लागू करना शायद संभव नहीं था। हाँ, समस्या थी।
आजाद भारत में सिर्फ राजनीतिक न्याय काफी नहीं था, सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे लाया जाए, एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। लेकिन देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर किसी को काम या शिक्षा का अधिकार कानूनी तौर पर दे दिया जाए। ठीक है। तो समाधान था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश है कि उन्हें नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है। इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, राइट? हाँ, ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत है और इसका स्रोत था आयरलैंड का संविधान। अच्छा, आयरलैंड ही क्यों? क्या उनके और हमारे हालात में कोई समानता थी? कुछ हद तक हाँ। आयरलैंड ने भी ब्रिटेन से एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी और उनके समाज में भी गहरी आर्थिक असमानताएं थीं। ओह, अच्छा। तो एक नए देश के लिए ऐसे आदर्शों को संविधान में जगह देना जिन्हें तुरंत लागू नहीं किया जा सकता पर भविष्य के लिए एक लक्ष्य के तौर पर रखा जाए, ये मॉडल हमें उनके संविधान में बहुत उपयुक्त लगा। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी चुनौती पर, हमारी विविधता। इतनी सारी भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां देश को एक कैसे बनाए रखें, ये सबसे बड़ा सवाल रहा होगा। निश्चित रूप से समस्या थी। विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, एक ऐसी संघीय व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें राज्यों को अपनी स्वायत्तता भी मिले लेकिन देश को जोड़ने के लिए केंद्र भी मजबूत हो। राइट। समाधान था एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने अमेरिका की तरह राज्यों को बराबर की शक्ति नहीं दी, हमने ज्यादा और महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा केंद्र के पास रखी। और अवशिष्ट शक्तियां? रेजिडुअरी पावर्स। हाँ, यहाँ तक कि अवशिष्ट शक्तियां यानी वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है वो भी केंद्र को दी गईं। और इसका स्रोत था कनाडा का संविधान। अच्छा। कनाडा की भी भौगोलिक और भाषाई विविधता भारत जैसी ही है, इसलिए उनका मॉडल हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी होंगे जिन पर दोनों को कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई होगी, जैसे शिक्षा या पर्यावरण। बिल्कुल, और यहीं से अगली समस्या पैदा हुई। अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाना चाहें तो क्या होगा? टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होगा? ये तो डेडलॉक हो जाएगा। इसका समाधान था समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव हो तो? अगर दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी यहीं से प्रेरित है और इसका स्रोत था ऑस्ट्रेलिया। और अब बात करते हैं हमारी प्रस्तावना के उन 3 जादुई शब्दों की जो हमारे संविधान का दर्शन बताते हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के ये अमर आदर्श और साथ ही गणराज्य, रिपब्लिक की अवधारणा, यानी देश का प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं। ये सब फ्रांस है। ये सब फ्रांस की महान क्रांति की देन है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का नया मतलब सिखाया। आखिर में एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा जो मूल संविधान में नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। हाँ, 1976 में 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। ये विचार और साथ ही प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो सोवियत संघ USSR से प्रेरित है। समाजवादी देशों के संविधानों की एक खासियत थी जहां अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के देश के प्रति कर्तव्यों पर भी जोर दिया जाता था। तो इतनी सारी जगहों से प्रेरणा लेने के बाद वो सवाल फिर खड़ा हो जाता है जो हमने शुरू में उठाया था, क्या हमारे संविधान निर्माताओं में मौलिकता की कमी थी? उन्होंने इतना कुछ बाहर से क्यों लिया? ये आलोचना उस समय भी हुई थी और आज भी होती है, लेकिन ये संविधान की आत्मा को न समझने का नतीजा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसका बहुत सुंदर और तर्कपूर्ण जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, और मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगी, उधार लेने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है, किसी के पास संविधान के मौलिक विचारों पर कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। वाह, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का नजरिया पूरी तरह से व्यवहारिक था। वो एक आदर्शवादी दार्शनिक दस्तावेज नहीं बल्कि एक काम करने वाली मशीन बना रहे थे जो भारत जैसे विशाल और जटिल देश को चला सके। बिल्कुल, उनका लक्ष्य था भारत के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये नहीं कि विचार कहाँ से आया है। बिल्कुल,
कोई भी देश शून्य से शुरुआत नहीं करता। जरूरी ये नहीं कि विचार कहाँ से आया, जरूरी ये है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। सही। हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, लेकिन उसे एक गणतंत्र के ढांचे में फिट किया जहां हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ है। ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं। हमने अमेरिका से न्यायिक समीक्षा ली, लेकिन उसे ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता के विचार के साथ संतुलित किया। मतलब ये सिलेक्टिव एंड करेक्टिव बोरोइंग था। हाँ, यह एक चयनात्मक और सुधारात्मक उधार था, न कि अंधी नकल। तो चलिए इस चर्चा के आधार पर कुछ आम मिथक को तोड़ते हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। हाँ जरूर। पहला मिथक, भारतीय संविधान एक नकल या कार्बन कॉपी है। सच्चाई नहीं, ये एक अनुकूलन, एडेप्टेशन है। हर प्रावधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदला और ढाला गया है। सही। दूसरा मिथक, 1935 का एक्ट ही हमारा संविधान है, बस उसमें वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज जोड़ दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत है। 1935 के एक्ट में लोकतंत्र की आत्मा यानी मौलिक अधिकार नहीं थे। हाँ, उसकी मानसिकता औपनिवेशिक थी, जबकि हमारे संविधान की आत्मा लोगों की संप्रभुता और गरिमा है। यहाँ एक बात मैं उन सभी श्रोताओं के लिए कहना चाहूंगा जो इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। इस तरह सोचने से समस्या क्या थी और उसका समाधान कहाँ से मिला, पूरे संविधान का लॉजिक समझना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए, समस्या नागरिकों के अधिकारों को सर्वोच्च सुरक्षा देना, समाधान मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, स्रोत यूएसए। इस फ्रेमवर्क में सोचने से आपको हर प्रावधान के पीछे का क्यों पता चलता है। और स्रोतों का ये अध्याय केवल इतिहास नहीं है। नहीं, ये तो पूरी पॉलिटी की किताब से जुड़ा हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये अध्याय एक तरह से पूरे संविधान का इंडेक्स या कुंजी है। जब आप आगे चलकर मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो आपको तुरंत यूएसए की संवैधानिक सोच याद आनी चाहिए। डीपीएसपी पढ़ते हैं तो आयरलैंड का संघर्ष याद आना चाहिए। हाँ, संघीय व्यवस्था पर बहस पढ़ते हैं तो कनाडा और 1935 के एक्ट की प्रासंगिकता समझ आती है। और जब आप संसदीय प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझते हैं तो ब्रिटेन का प्रभाव साफ दिखता है। मतलब ये स्रोत सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि पूरे संविधान के भवन का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में कहानी ये है, भारत की अपनी जरूरतें, अपनी समस्याएं और अपने स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव नींव बने। इस नींव पर 1935 के एक्ट का प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। फिर दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों से विचार रूपी ईंटें लेकर इसे सजाया संवारा गया। और अंत में भारतीयकरण की मुहर लगाकर एक ऐसा मजबूत घर तैयार किया गया जो आज 70 साल बाद भी समय की हर कसौटी पर खरा उतर रहा है। बहुत अच्छे से कहा आपने। तो भारतीय संविधान बोरोड जरूर है, लेकिन सिर्फ आइडियाज, उसका नियंत्रण, उसके मूल्य और उसकी दिशा वो पूरी तरह से भारतीय है। और यही वजह है कि इसे एक जीवित दस्तावेज, अ लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये दुनिया भर की अच्छाइयों को अपने अंदर समेट कर भी अपनी पहचान बनाए रखता है। ये एक ऐसा संविधान है जो कहता है कि हम सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे ज्ञान कहीं से भी मिले। इसमें एक विनम्रता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस चर्चा से इस विषय पर एक नई स्पष्टता मिली हो तो इसे रिवाइज करते समय दोबारा जरूर सुनिएगा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज 21वीं सदी के भारत की चुनौतियों को देखते हुए हमारे संविधान का कौन सा विदेशी स्रोत या विचार सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है और क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वो अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार हैं, या फ्रांस से ली गई बंधुत्व की भावना, या फिर आयरलैंड से प्रेरित सामाजिक न्याय के निदेशक सिद्धांत? सोचिएगा जरूर।